डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर सोल्यूशन पढ़ रहे हैं और चैप्टर सोल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जी हाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने समाप्त किया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। जी हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स को हम लोग समझे हैं, क्वथनांक उन्नयन को, इस पे न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट किए हैं। थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ और आज हम लोग खत्म करने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी, और दोनों में एक रिलेटिव ग्राफ भी लेते हैं। जी हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा गया था क्या कि जब हम लोग प्योर सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं या लेस वोलाटाइल को, तो हमारा सॉल्यूशन बनता है और वो होता है आइडियल। ओके, लेकिन अगर हम कहें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अरे वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को घोलोगे सॉल्यूशन बनेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सॉल्वेंट का, और वेपर प्रेशर अगर सॉल्यूशन बनने पे घट रहा है और टेम्परेचर बढ़ाना है उस तक ले जाना जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो जाहिर सी बात है कि अब हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों, है कि नहीं है? जी हाँ, तो अब जब वेपर प्रेशर घट गया है, इसका क्या था प्योर सॉल्वेंट का टी नॉट, सॉल्यूशन का मैं करूं टी, तो वेपर प्रेशर घटा तो अब हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा किससे? प्योर सॉल्वेंट से। जी हाँ, होगा, सही है। जी हाँ, यही डिफरेंस क्या कहलाता था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जी हाँ, जो कि T माइनस टी नॉट के इक्वल था और जो प्रोपोर्शन में था किसके? मोलरिटी के। ये तो था ना, पिछला वीडियो देखे थे उसमें सब कुछ बताया गया है। और डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग, अब प्रोपोर्शन के साइन को हटा दो तो क्या लग जाएगा भाई? कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट किससे लिखते थे? केबी से। और केबी क्या था भाई? केबी क्या था? केबी जो एक कांस्टेंट था जो कि सॉल्वेंट के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, सॉल्वेंट के नेचर को, तो सॉल्वेंट के नेचर पर ही डिपेंड करेगा वेयर केबी इक्वल क्या हो जाएगा। तो क्या बताया गया था, बताओ जल्दी से सभी लोग बताओ। आर टी नॉट स्क्वायर 1000 इंटू एलवी। इन सब पे न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट कर चुके हैं हम लोग, बता दो जरा। तो केबी क्या है? कांस्टेंट है जो सॉल्वेंट के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वैल्यू कितनी है? आर टी नॉट स्क्वायर 1000 एलवी। आर क्या है? आर यूजीसी, टी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जी हाँ, और एलवी हीट ऑफ वेपराइजेशन, है कि नहीं है? है ना, क्लियर है? जी हाँ, ये दोनों नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो केबी की वैल्यू भी डिपेंड करे किस पर? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ओके, मोलरिटी सॉल्यूशन का होता है जब प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनाएंगे तो कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा, तो वो होगा डेल्टा टीबी इक्वल केबी इनटू एम। ओके, केबी क्या है? क्या बोलते थे इसको हम लोग? मोलल। जी हाँ, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ओके, अब ये समझिए, थोड़ा सा इसी को, इस पे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर चुके हम लोग हैं, थोड़ा सा इस फार्मूले को और डिराइव करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा सा बता रहे कि ये फार्मूला, क्योंकि मोलरिटी को पढ़ाया जा चुका है इसलिए कोई दिक्कत होनी नहीं थी, लेकिन फिर भी बताता हूं। ओके, डेल्टा टीबी इक्वल केबी इंटू एम है। अब इसको देखते हैं। ओके, और इसमें केबी क्या है? एक कांस्टेंट है जो कि सॉल्वेंट के नेचर को रिप्रेजेंट करता है और इसे बोलते क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट।
अब अगर मैं कहूं कि किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी अगर 1 हो जाए, जी हाँ, अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दो ना तो मोलरिटी तो 1 ही होगी। तब आपको पता है कि डेल्टा टीवी इक्वल क्या होगा। यानी अगर मैं कहूं कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व करो, जी हाँ, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा और जितना एलिवेट होगा उसी के इक्वल होगा कौन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट is just equal to elevation in boiling point when 1 mole of solute dissolve in 1 kilogram solvent। ओके, जी हाँ, इसको डिफाइन हम लोग कर सकते हैं क्या, किसको, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को। कैसे, तो यहां पे देखो मोलर, जी हाँ, ये तो है एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ओके, इज जस्ट इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जी हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, हमेशा नहीं, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, जी हां, डिसॉल्विंग 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम प्योर सॉल्वेंट। जी हां, जब आपको पता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट किसके बराबर होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होगा। कब, जब मोलरिटी 1 होगी। अब मोलरिटी कब 1 होगी, जब 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे किसमें, 1 किलोग्राम सॉल्यूट में। क्लियर है, इसे डिफाइन कर सकते हैं। यहां से हम लोग यूनिट भी ले लें किसकी, अरे भाई बॉइलिंग पॉइंट का तो पता ही है, टेम्परेचर है, मोलरिटी, जी हां, मोल पर किलोग्राम। हमें यूनिट लेनी केवी की, केवी इक्वल होगा क्या, जी हां, डेल्टा टीवी अपॉन एम। और यहां से अगर यूनिट लिखनी है केवी की तो ये डिग्री सेंटीग्रेड, जी हां, डिफरेंस केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड दोनों इक्वल होते हैं। और यह मोलरिटी है, क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलरिटी, जी हां, ये केवी की यूनिट होगी। क्लियर है? ये जो फार्मूला पढ़े डेल्टा टीवी इक्वल केवी इंटू एम, ये अप्लाई तभी होगा जब सोल्यूशन कैसा होगा, आइडियल। अगर सोल्यूशन हमारा आइडियल नहीं है तब क्या होगा, पहले इतना देखो, कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें, वीडियो को पॉज करें, नोट करें, अच्छे से पढ़ें, पिछला लेक्चर जरूर देख ले तब ये समझ में आने वाला है। जी हाँ, पिछला लेक्चर जरूर देखें। इसको इरेज कर रहे हैं, आगे चलते हैं। अब क्या देखते हैं, अब यहां पे हम लोग पढ़े थे कि डेल्टा टीवी इक्वल केवी इंटू, ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा क्योंकि राउट क्लास ही निकला हुआ है, तभी अप्लाई होगा जब सोल्यूशन हमारा प्योर हो, सोल्यूशन हमारा आइडियल हो। जी हां, अगर सोल्यूशन आइडियल नहीं है, फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन, ओके, फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन जो डेल्टा टीवी होगा वो क्या होगा, जी हां, केवी इंटू एम। तो ये है ही, आपको पता है नॉन आइडियल सोल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या तो बहुत बढ़ जाएगी या तो बहुत घट जाएगी। जी हां, और उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर से। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है नहीं पता तो वांट ऑफ फैक्टर का लेक्चर देखो, जी हां, पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। वांट ऑफ फैक्टर ऐसा कुछ उसमें है ही नहीं, जो समझ में ना आए उस वीडियो को जरूर देखिए। जी हां, वांट ऑफ फैक्टर, अगर सोल्यूशन आयोनाइज होता है तो 1 से ज्यादा, एसोसिएट हो गया तो 1 से कम, उसी हिसाब से
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा हो जाएगी और कम हो जाएगी। जी हाँ, कंडीशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर सोल्यूशन आइडियल है तो 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो यही फार्मूला अप्लाई होगा। जी हाँ, तो क्या करें हम, इसको माइंड में रखें, किसको रखें? अरे इसको रखते हैं ना, जब आइडियल आएगा तो 1 ले लेंगे, क्या करना है। जी हाँ, यही फार्मूला है, डेल्टा टीवी इक्वल आई के बी इंटू एम। और यहां देखो आप, क्या मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट। जी हाँ, 1000 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, ये ग्राम में है तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। और क्या, इस फार्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे? डेल्टा टी इक्वल आई के बी, और मोल कैसे निकालते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में किससे डिवाइड कर दो? मॉलिक्यूलर वेट। जी हाँ, मोल निकालना हो, मात्रा बटे अणुभार, मात्रा ग्राम में, ग्राम अणुभार। जी हाँ, अमाउंट ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करिए, क्या कह गया? मोल। जी हाँ, तो फार्मूला हमारा इस तरह से क्रश कर गया, कैसे? डेल्टा टी बी इक्वल आई के बी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ओके, जी हाँ, अब माइंड में रखना, अगर सोल्यूशन आइडियल हो गया, यानी सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है और उसमें आयोनाइज नहीं हो रहा है, एसोसिएट नहीं हो रहा है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 1। केबी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। कभी कभी केबी फाइंड करने के लिए कह देता है, कभी कभी केबी की वैल्यू देता कुछ और पूछता है, कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का निकालने के लिए कह देता है, जो भी पूछे। जी हाँ, कभी कभी या का इक्वेशन ही निकालने के लिए कह देगा। जी हाँ, न्यूमेरिकल्स करें एनसीईआरटी बुक की। जी हाँ जी, इसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप कर दीजिए। जी हाँ, क्लियर है? ये क्या हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे हुआ था? जी हाँ, जब सोल्यूशन बनाए, वेपर प्रेशर क्या हुआ था? घटा था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था। जी, अरे ऐसा होगा? हाँ, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये पहले भी वीडियो में समझा चुका हूं, फिर देखते हैं और उसके बाद फिर पढ़ते हैं क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इतनी की बातें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, जो कि हर लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। जी हाँ, क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? ये भी एक टेम्परेचर होता है। जी हाँ, जो कि लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। जी, अगर आप किसी लिक्विड को देखो, फ्रीजिंग पॉइंट। जी हाँ, पहले फ्रीजिंग पॉइंट को फिर से रिवीजन कर देते हैं, फिर डिप्रेशन में आते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? हिमांक। ओके, लिक्विड एक फेज है किसी सबस्टेंस का। ओके, थोड़ा हीट दो, धीरे धीरे किसे बदलेगा? ये वेपर में। और टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, वेपर लिक्विड धीरे 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 वेपर बदलता जाएगा। जी हाँ, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाता है। एक कंटेनर क्लोज हो तो लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जिस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड और वेपर क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं। ऐसे समझो, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। लिक्विड को कूल करते जाओ, कूल करते जाओ, कूल करते जाओ, किसे बदले जाएगा? सॉलिड में। क्लियर? और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए उसे क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? ये तो फ्रीजिंग पॉइंट पर, जैसे बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड और वेपर, लिक्विड और उसका वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में होते थे। जी हाँ, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट पर
उसका लिक्विड और सॉलिड क्या होंगे, इक्विलिब्रियम होंगे। और लिक्विड का वेपर प्रेशर घटकर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। कब? जब टेम्परेचर घटाते जाओ तो लिक्विड का वेपर प्रेशर घटकर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट। जी हाँ, सेम, या बढ़ाते जाओ जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़कर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए वो आपका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, दोनों टेम्परेचर ही है। तो ये टेम्परेचर का डिफिनीशन कैसे देंगे? तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर जी हाँ इक्वल हो जाता है उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के। तो द टेम्परेचर जी एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is just equal to vapor pressure of that solid. Okay, जी हाँ, it is denoted by TF। अब कोई आपसे ये तो पूछने वाला नहीं है लेकिन माइंड में होना चाहिए। जी हाँ, और एक बात, क्या चीज कि आपको पता है कि एट फ्रीजिंग पॉइंट, जी हां, लिक्विड और सॉलिड क्या होंगे, लिक्विड एंड दैट सॉलिड इन इक्विलिब्रियम। जी हाँ, दोनों किसमें होंगे, इक्विलिब्रियम में। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ओके, फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, अगर किसी का टेम्परेचर घटाते जाओ लिक्विड का, तो लिक्विड का टेम्परेचर घटाते जाओ तो उसका वेपर प्रेशर भी घटता जाएगा, धीरे धीरे वो सॉलिड स्टेट में आना शुरू होगा। जी हाँ, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होंगे किसी टेम्परेचर पे, और उस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर घटकर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो जाएगा, बराबर, और वो कहलाएगा क्या, आपका फ्रीजिंग पॉइंट। रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टीएफ से। ओके, आगे चले, हम लोगों को क्या पढ़ना आज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, ये क्या होता है, अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में, जिसका अपना फ्रीजिंग पॉइंट में ले लो टीएफ, जी हाँ, में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व करो, ठीक है, क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का भी अपना कोई फ्रीजिंग पॉइंट होगा। हाँ, ये नॉन वोलाटाइल है, एंड क्लियर। तो बता दो कि ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका मैं ले लेता हूं T0 SIT। ओके, किसका ज्यादा होगा, अरे आपको पता है कि जब भी आप सॉल्यूशन बनाओगे वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा, और वेपर प्रेशर घटा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो गया, डिप्रेस कर गया। जी हाँ, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिप्रेस कर जाएगा, तो डिप्रेस कर जाएगा तो कौन ज्यादा होगा, T0 ग्रेटर देन। जी हाँ, तो यहां पे जो डिप्रेशन है इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो क्या होगा, वो होगा T0 माइनस T, दोनों का डिफरेंस। इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा T, जी हाँ, डिफरेंस इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। जी हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर या डिफरेंस इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, वो यही है। जी हाँ, यानी कह सकते हैं क्या, क्या कह सकते हैं, जी हाँ,
difference between freezing point of pure solvent and freezing point of solution is depression, freezing, temperature। बात समझ में आई है? जी हाँ, क्या है? प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट, उन्हीं का डिफरेंस ही तो क्या है? डिप्रेशन है, फ्रीजिंग पॉइंट। और डिफरेंस का यूनिट वही होगा। जी हाँ, ये टेम्परेचर ही है। जी हाँ, क्लियर हुआ? सॉल्व क्या है आपका? देखो जरा तो क्या है, सीधी सी बात। समझ में आ रही इतनी बात? और समझते हैं। कि अगर ये लिया मैंने क्या, एक कंटेनर, इसमें मैंने ले लिया प्योर सॉल्वेंट, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट लिया मैंने T0। इसमें क्या डिजॉल्व कर दिया? नॉन वोलाटाइल सॉल्ट। और जब इसमें डिजॉल्व किया तो क्या बन गया? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट मैंने लिया T, कौन सा होने वाला? अरे वेपर प्रेशर घट गया तो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप्रेस रह गया। क्लियर है? क्लियर है? इन्हीं का डिफरेंस क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जी हाँ, T माइनस T। ओके, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर हुआ डिप्रेशन क्या है? जी हाँ, जब आप क्या करते हो, सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूशन बनाने पे वेपर प्रेशर डिप्रेस करता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करता है। क्लियर? क्या करते हो, जब सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल या लेस वोलेटाइल सॉल्वेंट घोलते हो, वेपर प्रेशर डिप्रेस होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप्रेस होता है। क्लियर? बात समझ आ रही है? अब ये हो गया। अब इसके बाद अगर मैं यहां पे रिलेशन लूं, जी हाँ, किसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी, तो आप देखो जो डिफरेंस इन वेपर प्रेशर है वो प्रोपोर्शन में है मोलैलिटी के या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। जी हाँ, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी के प्रोपोर्शन में था, तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन है वो भी मोलैलिटी के क्या होगा? प्रोपोर्शन में होगा। जी हाँ, तो यहां मैं कह लूं क्या चीज कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का ही होता है मोलैलिटी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऐसे लिखा जा रहा था और मोलैलिटी को स्मॉल m से। और यहां पर क्या कांस्टेंट आने वाला है? अरे जैसे वहां Kb आया था वैसे यहां क्या आया? Kf। और Kb वहां क्या था? किसके लिए था? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वैसे Kf भी नेचर ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्या होगा? Kf क्या है? कांस्टेंट है जो कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। और क्या होगा? RT F। जी हाँ, RT नॉट स्क्वायर में लिख दे रहा हूं अपॉन 1000 LF T नॉट RLF। पिछले वाले से कंपेयर करते हैं।
आर क्या था, यूजीसी। टी नॉट क्या था, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जी हाँ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। और वहां क्या था, एलवी हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये एलएफ हीट ऑफ फ्रीजिंग। जी हाँ, यहाँ भी तो जब फ्रीज होगा तो क्या बदलेगा, फेज, और फेज बदलेगा तो क्या जरूरत है, लेटेंट हीट की। तो ये एलएफ क्या है, हीट ऑफ फ्रीजिंग। जी हाँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग है ये। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो जैसे वन आपका डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी है। जितना ज्यादा एलिवेट होगा बॉइलिंग पॉइंट, उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा। वेपर प्रेशर डिप्रेस हुआ, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ। और तीनों प्रोपोर्शन किसके हैं, मोलारिटी के। तो डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, और डेल्टा टीएफ इक्वल केएफ इनटू एम, और वेयर केएफ इक्वल आर टी नॉट स्क्वायर 1000 एलएफ, वेयर टी नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जी हाँ, एलएफ हीट ऑफ फ्रीजिंग, और आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.31 जूल पर मोल केल्विन, या 1.99 कैलोरी पर मोल केल्विन, या 0.082 वायुमंडल लीटर पर मोल केल्विन। जी हाँ, ये आपका यूजीसी हो गया। ओके, अब ध्यान दें, क्या इस फार्मूले को थोड़ा सा और हम लोग डेरिवेट करते हैं। जी हाँ, जैसे उसको किया गया था, दोनों कॉमन है। जी हाँ, क्या पढ़ा गया, डेल्टा टीएफ इक्वल केएफ। ओके, लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब सोल्यूशन क्या हो, आइडियल हो। फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन नॉन आइडियल है तो ये डेल्टा टीएफ हमारा आई के एफ इंटू एम हो जाएगा। जी हाँ, और आई क्या है, वन था फैक्टर। अगर अनआइज हुआ तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तुरंत डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर ये एसोसिएट हुआ तो आई की वैल्यू लेस देन 1, तुरंत डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। और आइडियल हो गया तो 1। जी हाँ, इसी को माइंड में रखिए। और मोलारिटी कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम में है तो 1000 से। और मोल कैसे निकालते हो, अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और ये आपका मोल था। पूरी वैल्यू रख दें तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या है, आई के एफ, और ये अमाउंट मॉलिक्यूलर वेट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू 1000। ओके, क्लियर है ये बात, समझ आ रही है। जैसे वो फार्मूला अप्लाई करते थे सेम वैसे ही इसको भी अप्लाई करना है। जी हाँ, बात समझ आ रही है, क्लियर है, बात समझ आ रही है। देखते हैं आगे जी, एक छोटा सा नंबर कर लेते हैं, छोटा सा। यहां पे 20 ग्राम शुगर, जी एक क्वेश्चन है, 20 ग्राम शुगर dissolve in 1000 ग्राम। जी, इस न्यूमेरिकल को आप लोग लगाएंगे। जी हाँ, 20 ग्राम शुगर dissolve in 1000 ग्राम वाटर, then find
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इजी न्यूमेरिकल है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको लगाएंगे और इसका आंसर हमें देंगे। ओके, हाँ, वाटर के लिए केएफ क्या होता है ये भी ढूंढिएगा। वाटर, ठीक है, बात समझ आइए, क्लियर है। छोटा सा न्यूमेरिकल है, बाकी प्रॉब्लम करेंगे अभी आगे लेक्चर आज कंप्लीट करने के बाद, जो मैंने कहा था उसके बाद न्यूमेरिकल पे आते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल क्या लगाना, डेल्टा टीएफ इक्वल केएफ इनटू एम। केएफ की वैल्यू रखना है, मोलरिटी नहीं पता है तो आपको मोलरिटी यहां से निकाल लेनी है। शुगर डिजॉल्व है, 1000 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है, ठीक है ना, तो आपको पता ही है। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी पता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी पता है, इससे मोल निकल जाएगा। डेल्टा टीएफ पूछ रहा है, क्वेश्चन लीजिए। ओके, अब क्या बता रहा था मैं, यहां पे हम लोग पढ़ चुके हैं डेल्टा टीएफ इक्वल आई की वैल्यू इसके लिए क्वेश्चन क्या बता क्या हुई, तो प्योर सोल्यूशन है जी हाँ, शुगर आपका आयनाइज नहीं होता, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, केएफ इनटू एम। ओके, ये बनाएंगे। अब थोड़ा सा ये सोचिए क्या कि डेल्टा टीबी इक्वल क्या है, आई के बी। और आपको पता है कि वेपर प्रेशर में जो डिफरेंस था सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का, ये प्रोपोर्शन में होगा। इसमें जो डिफरेंस है सॉल्यूशन का माइनस सॉल्वेंट का, ये भी प्रोपोर्शन में होगा किसके, डेल्टा टीएफ यानी कि टी माइनस टी नॉट माइनस टी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जी हाँ, जब सॉल्यूशन बनाते हैं वेपर प्रेशर घटता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। यानी मैं ऐसे कह रहा हूं, क्वेश्चन लगा के आंसर मुझे आप जरूर कमेंट में लिखेंगे। ये था कि वेपर प्रेशर में जो डिफरेंस था पी नॉट माइनस पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ठीक है, ये बात समझ में आई है, क्लियर है। अगर हम इस पे ग्राफ ड्रा करते थे, देखते दोनों इन सबको समझते हैं, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर में डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा एलिवेट करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही डिप्रेस करेगा। जी हाँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस पे मैं प्रेशर ले रहा हूं, वेपर प्रेशर, और इस पर टेम्परेचर, इस पे अब पहले प्योर सॉल्वेंट के लिए एक ग्राफ लेते हैं। जी हाँ, यहां पर मैं ये मान लूं कि ये प्योर सॉल्वेंट है के लिए है, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसा यहां पे मैंने टेम्परेचर ले लिया जिस पर इसका वेपर प्रेशर बढ़कर किसके बराबर हो गया, 180। और आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 180 में होता है। तो टेम्परेचर को बढ़ाता गया, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का बढ़कर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, वही कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, यानी क्या ध्यान है कि एक हमने लिया क्या, जी हाँ, प्योर सॉल्वेंट लिया और प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाते गए, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा।
कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर बढ़कर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। घटाते जाए तो क्या होगा? जी हाँ, घटाते जाए तो क्या होगा देखना जरा, तो घटाते जाए तो जाहिर सी बात टेम्परेचर अगर मैं घटा रहा हूं तो वेपर प्रेशर घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और जिस टेम्परेचर पर घटकर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? ये बात समझ आइए। अच्छा, अब अगर हमने प्योर सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया, क्या बना दिया? सॉल्यूशन, तो फिर क्या होगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटा। जी हाँ, घट जाता है कि नहीं घट जाता है? जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो वेपर प्रेशर घटता है कि बढ़ता है? घटता है। तो घट गया ना, ये किसका हो गया? सॉल्यूशन का। और जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो वेपर प्रेशर घटा, यहां पे क्या था? पी नॉट, और यहां पे क्या है? पी एस। जी हाँ, घट गया। तो अब टेम्परेचर को और बढ़ाओगे जब, जी हाँ, तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो ये सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। ये सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है कि नहीं है? जिस टेम्परेचर को बढ़ाओ, प्योर सॉल्वेंट का जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, वो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को मिलाया, सॉल्यूशन बना, वेपर प्रेशर घटा, टेम्परेचर बढ़ाओ, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, जिस पर उसका वेपर प्रेशर बढ़कर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, वो सॉल्यूशन का। तो बताओ, ये टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट का और ये टेम्परेचर सॉल्यूशन का क्या हुआ? एलिवेट हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, ये जो आपका एलिवेशन है ये कहलाता एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जी हाँ, क्या कहलाता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जी हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? ये आपका इधर की तरफ बढ़ रहा है। और यहां देखो, जी हाँ, ये आपका सॉल्यूशन का और ये आपका क्या हो गया? ये आपका सॉल्यूशन का और ये आपका सॉल्वेंट का। तो यहां पे सॉल्वेंट आपका सॉलिड में है और यहां आपका सॉल्यूशन है, तो इसका क्या हो गया? घट गया। तो ये क्या हो गया जरा बता दो? ये डिप्रेशन हो गया। क्या हो गया? तो ये क्या है? ये आपका है, जी हाँ, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझते? तो प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाओ, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है वो कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट में क्या मिला दो? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये मिला दिया, वेपर प्रेशर घटा। वेपर प्रेशर जब घट गया तो अब टेम्परेचर बढ़ाओ, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। जिस टेम्परेचर पे अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा, वो कहलाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है कि ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और ये सॉल्यूशन का एलिवेट कर दिया। डिफरेंस कितना आया? डेल्टा टीवी। ये तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये आपको क्या था? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। और यहां पर देखो क्या है, जब सॉल्यूशन मिला दिया तो ये आपका क्या है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। जी हाँ, तो यहां पर क्या हो गया? डिप्रेस हो गया। ये जो डिप्रेस हुआ है ये क्या कहलाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो जितना ज्यादा डिप्रेशन होगा वेपर प्रेशर में डिफरेंस आएगा, उतना ही ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में होगा प्रोपोर्शन, उतना ही ज्यादा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक दूसरे के क्या है? रिलेटिव है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके, तो इतनी बात समझ लीजिएगा। क्लियर है कि ये राउल्ट्स लॉ पे उसी से ये भी बना है, उसी से भी बना है। और जी हाँ, आपको पता है कि जब सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा तो क्या करेंगे? जी, यहां पर हम पढ़ चुके हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये क्या था? आई इंटू
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये पढ़े थे। वैसे ही यहां पर क्या पढ़ लेंगे, पढ़े हैं डेल्टा टीबी इक्वल आई के बी इंटू एम, और डेल्टा टी एफ इक्वल क्या पढ़े, आई के एफ इंटू। ओके, बात समझ में आ रही है तीनों, और तीनों पे आप न्यूमेरिकल्स लगा डाले। अगला लेक्चर इनके न्यूमेरिकल्स का होगा और फिर उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर का होगा। ओके, थैंक यू।